हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीए वाला में। सीए फाउंडेशन वाले बच्चों से बहुत गहरी बात करने आया हूं, क्योंकि मुझे भी पता है, तुम्हें भी पता है कि जो भी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट देखता है उसको पता चलता है कि 100 में से 80 से लेकर 85 बच्चे पास नहीं हुए। 15 से लेकर 20% बच्चे जनरली पास होते हैं, ज्यादातर बच्चे ओवरऑल फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हें इस बात का पता चल गया कि बच्चे फेल क्यों होते हैं, तो शायद आप फेल होने से बच जाओ, पास हो जाओ। तो आपको यह सिखाने आया हूं। देखो, चारों सब्जेक्ट्स को इवेल्युएट करते हैं। सबसे कम बच्चे फेल होते हैं इकोनॉमिक्स में और अकाउंटेंसी में। क्यों? अकाउंटेंसी से आपको प्यार होता है, इसलिए तो आप सीए का सपना लेकर आगे बढ़ रहे हो। सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं लॉ के सब्जेक्ट में। लॉ को उनको लिखना नहीं आता। लॉ में समझ तो लेते हैं, लेकिन कैसे उनको पूरे नंबर मिलेंगे इस बात का पता नहीं होता। तो सबसे बड़ा पंचर लॉ के अंदर हो जाता है। अब लॉ में फेल होने से कैसे बचें? आप अपनी क्लास अटेंड करते हो, वो करनी है। सिलेबस रिवाइज करते हो, एमटीपी आरटीपी पीवाई क्यों लगाते हो, लगाने हैं। लेकिन अगर तुम खुद को टाइम नहीं दे रहे ना, सेल्फ स्टडी का, खुद तुम लिख लिख कर नहीं देख रहे, डेली 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप लिख कर नहीं देख रहे, तो भाई आप फेल होने की तैयारी कर रहे हो। कई बार बच्चे को पूरी लॉ आती है, लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है। तो यहां बच्चा फंसता है। 11th-12th के अंदर जनरली बच्चा लॉ पढ़ के नहीं आता, उसके लिए नया सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा कोई तिलिस्मी सब्जेक्ट नहीं है जो भेजे के अंदर घुसेगा नहीं। भाई इतना लॉजिकल सब्जेक्ट है, सारी बातें लॉजिक के हिसाब से होती है। हां, उसके अंदर लर्निंग भी चाहिए, लेकिन राइटिंग बहुत ज्यादा चाहिए। अगर तुम राइटिंग नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ी कर रहे हो। दूसरा जो बच्चा फेल होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर इसलिए फेल होता है क्योंकि उसके पास 11th-12th में मैथ्स नहीं होती। और अगर नॉन मैथ वाला बच्चा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेहनत नहीं करता, तो उसकी फिर से फेल होने की तैयारी होती है। और फेल होने की तैयारी इसलिए होती है क्योंकि दोस्त उसने जी लगा के मेहनत नहीं करी। एक्चुअली जो नॉन मैथ वाला बच्चा है वो बेसिक से पढ़ेगा तो ही मैथ को अच्छे लेवल पे पास कर पाएगा, इस बात को नोट कर लेना। हां, हालांकि मैं मान लेता हूं कि अगर आप नॉन मैथ वाले बच्चे हो तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस लॉजिकल रीजनिंग को दोगे, 20 नंबर को 40 नंबर की स्टैट्स करोगे। लेकिन ये तो 60 नंबर हो गए ना। जरूरी नहीं है ना कि आपके 60 में से 60 आएंगे, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है। तो बच्चा सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता है, तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है। मैथ्स आपका 40 नंबर का है, हो सकता है कि कुछ ऐसा पोर्शन है जो आप छोड़ के चले जाओ। फॉर एग्जांपल कैलकुलस आप छोड़ सकते हो, नॉन मैथ वाले बच्चे हो। इतना ज्यादा समय नहीं मिलता आपको कि आप कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव वगैरह भी सब कुछ कवर अप कर लो। 2-4 नंबर के मैक्स टू मैक्स उससे क्वेश्चन आने होते हैं। लेकिन दोस्तों, मेजॉरिटी ऑफ द जो सिलेबस है वो आपको कवर अप करना पड़ता है विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस रिक्वायर्ड इन द मैथमेटिक्स। जिनके पास 11th-12th में मैथ्स होती है ना, उनके लिए कोई इतना बड़ा टास्क नहीं होता मैथ में नंबर लाना, वो आसानी से पास हो जाते हैं। लेकिन नॉन मैथ वाले बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है। और मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड सीए फाउंडेशन का पेपर इसलिए भर रहा है कि हां भाई हो गया ना तो आगे सीए को प्रोसीड कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन तैयार है। तो जस्ट अ ट्रायल बेसिस पे बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और ऐसे ही अटेम्प्ट देके फेल हो जाते हैं, फिर कोई दूसरा प्रोफेशन चूज कर लेते हैं। लेकिन दोस्त, फेल होने के कहीं ना कहीं ये भी रीजन है। और हां, एक बहुत बड़ा रीजन सुनने में आया है, भाई बच्चे अब प्रैक्टिकली सोशल मीडिया पे आके बात कर रहे हैं, तो मैंने ये नोटिस किया है कि इकोनॉमिक्स को बच्चे लास्ट में इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, लेट जागते हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, और फिर इको में तो पास हो जाते हैं। लेकिन दोस्त, इको पास करने के लिए नहीं बना, इको बनाया तुम्हारी एग्रीगेट बनाने के लिए। अब एग्रीगेट कैसे बनती है? इको में तुम 40-50 नंबर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इको में तुम टारगेट करके चलो, 80+ नंबर तुम्हें लाने ही लाने हैं। इवन अकाउंट्स में भी ऐसा करो, राइट? यहां पर बच्चा अगर लेट जागेगा तो सिर्फ उतनी पढ़ाई कर पाएगा जिससे वो पास हो जाए। क्योंकि इको का जो नया सिलेबस चल रहा है ना 1.5 साल से, ये सिलेबस हल्का नहीं है। ये आधा सिलेबस, आधे से ज्यादा सिलेबस पहले सीए इंटरमीडिएट में होता था। तो सोचो, सीए इंटर का सिलेबस तुम फाउंडेशन में पढ़ रहे हो, तो इसमें भी बहुत डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है। आईसीआई कहीं से भी किसी भी लाइन से क्वेश्चन बना के दे देती है। तो इको को हल्का नहीं लेना, शुरू से तैयारी करनी है। इतना मजबूत इसको बनाना है कि अगर किसी सब्जेक्ट में लग रहा है कि तुम्हारे 40, 42, 45 नंबर बनेंगे, तो इको या अकाउंट्स तुम्हें बचा ले, तुम्हारी एग्रीगेट बनवा ले। क्योंकि मेरे को पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके लॉ और मैथ के अंदर जस्ट 40-40 मार्क्स आ रहे थे, लेकिन इकोनॉमिक्स में उनके 50 समथिंग मार्क्स आए हैं। उस वजह से उनके टोटल 200 नहीं बन पाए और वो पास नहीं हो पाए। इंडिविजुअली तो पास हो गए हैं, लेकिन कलेक्टिवली ओवरऑल जो 200 नंबर चाहिए हुए थे, पास नहीं हो पाए। सीए फाउंडेशन क्रैक नहीं कर पाए, फिर मलाल रह गया। उनको पता नहीं लग रहा था रीजन क्या है। रीजन यही था दोस्त, जो आपका वीक था वो तो मैं समझ सकता हूं, लेकिन जिसको तुम स्ट्रांग बना सकते थे उसको आपने स्ट्रांग बनाया नहीं। अब एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन दोस्त मेरे पास है। आप अपने हर एक सब्जेक्ट का एक सक्सेस चार्ट बनाओ। जब भी आप प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तो आपके पास एक सक्सेस चार्ट होना चाहिए। सक्सेस चार्ट क्या बोलता है, मैं आपको इकोनॉमिक्स के एग्जांपल से समझाता हूं।
आपको सबसे पहले एक कॉलम बनानी है जिसमें लिखना है चैप्टर। जैसे कि मान लो इकोनॉमिक्स में 10 चैप्टर है, तो आप यहां पर 10 के 10 चैप्टर का नाम लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो जी लिख लिया, जैसा भी आपके पास स्पेस अवेलेबल हो। फिर मेरे दोस्त आप यहां पर लिखोगे आईसीआई का स्टडी मटेरियल, जिसको मैं मॉड्यूल बोलता हूं, मॉड्यूल। इसके बाद आप लिखोगे रिवीजन, इसके बाद लिखोगे क्वेश्चंस, इसके बाद लिखोगे रिवीजन, और इसके बाद जो लिखोगे भी थोड़ी देर में बताऊंगा ये है क्या। इसको आप अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई भी कर सकते हो। एक्चुअली क्या है, मान लो जी मैं सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हूं, मैंने चैप्टर नंबर 1 अपना कंप्लीट कर लिया, तो मैं यहां पर टिक कर दूंगा कि मेरा मॉड्यूल से कंप्लीट हो गया है। अगर आप किसी टीचर से कोचिंग लेते हो तो टीचर का फर्ज है आपको मॉड्यूल पढ़ाना, क्योंकि मुझे लगता है कि मॉड्यूल जो है वो इतना इंटरेस्टिंग भाषा में नहीं लिखा हुआ, काफी सारी लैंग्वेज बहुत कंफ्यूजिंग है, तो एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, राइट। कहीं से भी पढ़ लो, तुम मुझसे पढ़ रहे हो किसी और से पढ़ रहे हो, डजंट मैटर, बस टीचर तुम्हें अच्छा पढ़ाए। मॉड्यूल ओके हो गया। अब सिर्फ मॉड्यूल ओके कर लिया आपने हर एक चैप्टर का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पास हो गए, आपको रिवीजन भी करनी है। अगर तुमने पहला चैप्टर रिवाइज कर लिया, टिक कर दो। अगर आपने आईसीआई के क्वेश्चंस लगा लिए जो एमसीक्यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, टिक कर दो। फिर से एक बार और रिवीजन कर दिए, टिक कर दो, राइट। अगर दूसरा चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई आपने पढ़ लिया तो टिक कर दो, इसकी रिवीजन कर दी, टिक कर दो, मॉड्यूल के क्वेश्चन लगा दिए, टिक कर दो, और दोबारा रिवीजन कर ली, टिक कर दो। कहते हैं 2 बार रिवीजन तो होनी चाहिए, 3 बार भी करते हैं काफी सारे बच्चे जिनके पास सफिशिएंट टाइम अवेलेबल होता है। लोग जब सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो कितनी रिवीजन कर पाएगा। कुछ बच्चे 6 महीने 7 महीने पहले रिवीजन 7 महीने पहले सिलेबस स्टार्ट करते हैं तो वो 2 बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ बच्चे 8-9 महीने पहले स्टार्ट करते हैं, 3 बार रिवीजन कर लेते हैं। कुछ बच्चे 3 से 4 महीने में एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करते हैं, तो जिसमें स्टैमिना, जिसके अंदर पावर होती है, वो 1 बार रिवीजन कर पाता है। कुछ बच्चे रिवीजन नहीं भी कर पाते, लेकिन डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। मैं एक आम एवरेज बच्चे के लिए बता रहा हूं कि भाई उसको इतना करना होता है। अब मेरे दोस्त, जब आपने चैप्टर नंबर 3 कवर अप कर लिया, इसको टिक करो, रिवीजन को टिक करो, रिवीजन करने के बाद टिक करना, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन लगाओ और फिर एक बार और रिवीजन करो। ये रिवीजन 1 हो गई, ये रिवीजन 2 हो गई। आप ऐसा भी कर सकते हो, रिवीजन 1 रिवीजन 2 दोनों साथ में करके बाद में क्वेश्चन लगा सकते हो। और टीचर का फर्ज है जब आपको वो मॉड्यूल पढ़ा रहा हो तो मॉड्यूल के बीच बीच में ही क्वेश्चंस करवाए, जैसे कि मैं करवाता हूं। मॉड्यूल के बीच में ही आपके आईसीआई के क्वेश्चन खत्म करा देता हूं, लेकिन आपके पास टाइम है तो बाद में आप एक बार बैठकर जरूर देखो ये सारे क्वेश्चन है मैं एक साथ कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं, ये जरूरी है, राइट। अब इसमें क्या है ना, रिवीजन करने का एक खतरनाक तरीका है। बच्चे क्या करते हैं, मान लो जी उन्होंने चैप्टर नंबर 4 अपना कंप्लीट किया, तो चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट करके उसकी रिवीजन कर ली। अब सबसे बड़ी गलती क्या, वो पुराने 3 चैप्टर भूल जाएगा। तो चैप्टर नंबर 4 के साथ पुराने 3 चैप्टर्स की भी रिवीजन करो। जब तुमने चैप्टर 2 रिवाइज किया उसके साथ 1 भी रिवाइज करो। जब 3 रिवाइज किया उसके साथ 2 और 1 भी करो। जब चैप्टर 4 रिवाइज किया उसके साथ 3, 2 और 1 भी करो। जब तुम चैप्टर नंबर 5 रिवाइज करोगे ना, तो भाई 4, 3 और 2 रिवाइज करोगे, 1 को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने उसको 2-3 बार रिवाइज कर लिया। अब वो तुम्हारे टिप्स पे है। और एक बार रिवीजन में जितना टाइम लगता है, दूसरी बार रिवीजन में उससे कम टाइम लगता है, तीसरी बार रिवीजन में ना के बराबर टाइम लगता है। जस्ट ओवरव्यू करना पड़ता है, वो भी नोट से। पहली बार जब आप रिवीजन कर रहे हो तो मॉड्यूल की रिवीजन पूरी प्रॉपर वीडियो से करो, क्योंकि साइंटिफिकली ये माना जाता है कि पढ़ रहे हो तो वो कम इफेक्टिव है, वीडियो देखकर सीख रहे हो तो वो ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसलिए वीडियो से बोलता हूं मैं। अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो, तेजी से भी चला सकते हो। चाणक्य 3.0 बैच के अंदर मैंने पूरी इकोनॉमिक्स करा रखी है। जब तुम चैप्टर 6 रिवाइज करोगे तो 5, 4, 3 रिवाइज करोगे, 2 और 1 को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके टिप्स भी हो चुके होंगे। दिस मेथड ऑफ रिवीजन इज कॉल्ड क्यूमुलेटिव रिवीजन। ऐसा एक फॉर्मूला होता है भाई जो पुराने जमाने में बच्चे अपनाते थे। कहते भैया पहले हम 10 चैप्टर कंप्लीट करेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद 10 के 10 को रिवाइज करेंगे। सबसे बड़ी गलती है, अगर आपने 10 चैप्टर रिवाइज कर लिए तो आप चैप्टर 1 को, जब 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिया आपने, अगर उसके बाद चैप्टर 1 को रिवाइज करने जाओगे तो आपको ये नया लगेगा, ऐसा लगेगा दोबारा से शुरुआत कर रहे हैं। तो ये मिस्टेक है। क्यूमुलेटिव रिवीजन इसलिए जरूरी है। और हां भाई, हर एक पे टिक मारो। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे टिक बीच में से मिस है, तो तुम फेल होने की तैयारी कर रहे हो या फिर कम नंबर लाने की तैयारी कर रहे हो। तो तुम्हारे टिक ही तुम्हें बताएंगे कि तुम पास हो जाओगे या नहीं हो जाओगे। तो इसलिए ये परफॉर्मेंस सक्सेस चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। आपकी परफॉर्मेंस को लगातार कैलकुलेट करेगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए लागू है। अब भाई साहब, जब आप एक सब्सटैंशियल पोर्शन ऑफ सिलेबस कर लेते हो तो उसके बाद एमटीपी लगाओ, आरटीपी लगाओ, राइट।
करने तो पीवाईक्यू भी होते हैं, लेकिन मैं ये मानकर चल रहा हूं अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो टीचर का फर्ज है कि वो आपको कंटेंट के साथ साथ पीवाईक्यूज भी करवाता रहे, राइट। हाँ, बाद में भी कुछ अटेम्प्ट के सैंपल पेपर लगा सकते हो आप। मैं बोलता हूं कि कम से कम 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर जरूर लगाओ। अगर तुम ये चीज कर रहे हो मेरे दोस्त, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी पास होने की बढ़ रही है। इवन इसी फॉर्मेट को फॉलो करके डिस्टिंक्शन लाई जा सकती है, इसी फॉर्मेट से 300 प्लस, इसी फॉर्मेट से रैंक आती है। जब सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आता है ना, तो जिस बच्चे के 400 में से 280 या उससे ज्यादा नंबर आते हैं, तो उसकी मार्कशीट पर लिखा आता है पास विद डिस्टिंक्शन। और 300 नंबर लाने वाले बच्चों की तो फिर अलग ही कहानी है। और फिर अगर रैंक आ जाए, 20 बच्चों को रैंक मिलती है, मतलब 20 रैंक तक मिलती है एआईआर में। और ये रैंक मल्टीपल भी हो सकती है। मान लो जी सीए फाउंडेशन में हाईएस्ट नंबर 360 है, ये रैंक 1 है। एक बच्चे मान लो राजू के 360 नंबर आ गए, इसकी रैंक 1 हो गई। अगर 360 नंबर रजनी के आए हैं ना, तो इसकी भी रैंक 1 होगी, तो यहां पर एआईआर 1 2 बच्चों की आएगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो रैंक मल्टीपल भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं नहीं कहता कि तुम रैंक के पीछे पड़ जाओ, मैं कहता हूं परफेक्शन के पीछे पड़ो। तुम अपना काम पूरा करते हुए चलो। जिसकी रैंक आनी होती है उस बच्चे को खुद नहीं पता होता कि उसकी रैंक आ जाएगी। तुम काम पूरा करते हुए चलो, काम में कोई रोक टोक मत रखो, बस इतना कहना चाहता हूं। तो आज से कसम खाओ, ये कमेंट सेक्शन है, इसके अंदर ही आप कसम खा के बताओगे कि मैं इस पैटर्न को फॉलो करूं, कम से कम अपने सारे सब्जेक्ट्स का मैं ऐसा सक्सेस चार्ट बनाऊं और अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करूं। तभी जाके दोस्तों बेड़ा पार होगा। हम आईसीआई को ये दिखा सकते हैं, देखो जी तुम 15-20% बच्चे पास करते थे और हमने इतनी हिम्मत करी है, हमने तुम्हारा पासा पलट के रख दिया है। 40%, 50%, 60% बच्चे पास हो रहे हैं। क्यों? ऐसा भी पॉसिबल है। आईसीआई ने कोई कसम नहीं खा रखी वो 15-20% बच्चे पास करेगा। मेरे को याद है दिसंबर 2023 के सीए फाउंडेशन के रिजल्ट में, उस टाइम दिसंबर में होता था अटेम्प्ट, तो 30% बच्चे पास हुए थे। समझ रहे हो? मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। कसम नहीं खा रखी आईसीआई ने कि फेल ही करना है। वो तो बच्चे ही हैं जो ये मिस्टेक्स करते हैं जो मैंने आपको बताई है, उस वजह से फेल हो जाते हैं। तो भाई ये तुम्हारे लिए मैं बता रहा हूं। अभी कुछ बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे, वो जो पहले फेल हो चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि हाँ भाई कौन सी मिस्टेक करी है। ठीक है, इसको ऐसे कंप्लीट करोगे आप। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। मैं आपका साथ हमेशा से देता आया हूं, हमेशा देता रहूंगा। जो अपना बॉन्ड है वो बहुत कैडे लेवल का चलता रहेगा। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय एवरीवन।